सुभाष चंद्र बोस भारत के इतिहास का वो नाम है जिसे लोग नेताजी कहकर याद करते हैं। उनका जन्म 23 जनवरी 1897 को कटक के उड़ीसा में हुआ। उनके पिता जानकीनाथ बोस एक प्रसिद्ध लॉयर थे और मां प्रभावती देवी धार्मिक और सरल स्वभाव की थी। बचपन से ही सुभाष बेहद तेजस्वी, अनुशासित और गहरे विचार वाले बालक थे। उनकी शिक्षा का आरंभ कटक के प्रोटेस्टेंट यूरोपियन स्कूल से हुआ और आगे की पढ़ाई उन्होंने रेवेन्सा कॉलेजिएट स्कूल से की। शिक्षकों और सहपाठियों के बीच वे अपनी ब्रिलियंस और लीडरशिप क्वालिटीज़ के लिए प्रसिद्ध थे। कहा जाता है कि किशोर अवस्था में वो स्वामी विवेकानंद और रामकृष्ण परमहंस के विचारों से प्रभावित थे। इन संतों की शिक्षाओं ने उनमें नेशनलिज्म और स्पिरिचुअल डिसिप्लिन की भावना जगा दी। 1913 में उन्होंने प्रेसिडेंसी कॉलेज कैलकाटा में दाखिला लिया। वहां वे फिलॉसफी के छात्र बने, लेकिन यहीं पर उनका टकराव ब्रिटिश अथॉरिटी से हुआ जब उन्होंने एक अंग्रेज प्रोफेसर E.F. ओटेन के भारत विरोधी टिप्पणियों का विरोध किया। इस घटना के कारण सुभाष को एक्सपल्सन मतलब निष्कासन झेलना पड़ा, लेकिन सुभाष पीछे हटने वालों में से नहीं थे। उन्होंने आगे की पढ़ाई स्कॉटिश चर्च कॉलेज कैलकाटा से की और 1919 में फिलॉसफी में BA की डिग्री प्राप्त की। यही वो समय था जब उनके पिता चाहते थे कि सुभाष इंडियन सिविल सर्विस ICS में जाए ताकि ब्रिटिश शासन के अधीन एक ऊंचे पद पर काम कर सके। सुभाष ने अपने पिता की इच्छा का सम्मान करते हुए ICS की परीक्षा दी और 1920 में उन्होंने चौथे स्थान पर सफल होकर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। लेकिन यहीं से उनके जीवन का निर्णायक मोड़ शुरू हुआ। उनके मन में एक प्रश्न गूंज रहा था, क्या मैं विदेशी हुकूमत की सेवा करूं या अपनी मातृभूमि की गुलामी तोड़ने के लिए संघर्ष। यह प्रश्न सुभाष के व्यक्तित्व को नया रास्ता देने वाला था। एक ओर सत्ता का सोने का ताज, दूसरी ओर वतन का दर्दीला राज। चुनना था या तो आराम का सफर या फिर संघर्ष का कांटों भरा डगर। अंग्रेजों की नौकरी बन सकती थी तकदीर, पर मातृभूमि की पुकार थी गहरी और गंभीर। यहीं से शुरू हुई उस अग्नि की धार जो आगे चलकर बनेगी आज़ादी का बिगुल और क्रांति का पुकार। ICS की नौकरी सुभाष के लिए सुनहरी राह हो सकती थी, लेकिन 1921 में मात्र 24 वर्ष की उम्र में उन्होंने इस नौकरी से रिज़ाइन कर दिया। यह निर्णय साधारण नहीं था, यह एक ऐतिहासिक विद्रोह था। सुभाष ने ऐलान कर दिया कि वो अंग्रेज़ों की सेवा के लिए नहीं बल्कि अपनी मातृभूमि की आज़ादी के लिए जिएंगे। भारत लौटने के बाद उनका जुड़ाव सीधा इंडियन नेशनल कांग्रेस INC से हुआ। यहाँ उनकी मुलाकात चित्तरंजन दास CR दास से हुई, जो उनके पॉलिटिकल मेंटर बने। दास के नेतृत्व में सुभाष ने बंगाल में स्वराज पार्टी के संगठनात्मक कार्यों में भाग लिया और बहुत ही जल्दी अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव क्षमता और नेशनलिस्ट जील के लिए प्रसिद्ध हो गए। 1923 में उन्हें कांग्रेस पब्लिसिटी विंग का प्रमुख बनाया गया। ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। इससे बोस युवाओं के बीच नेशनलिस्ट हीरो के रूप में स्थापित होने लगे। लेकिन उनकी राह हमेशा आसान नहीं थी। ब्रिटिश सरकार उनकी गतिविधियों से डरने लगी। 1924 में उन्हें अरेस्ट करके मंडीले जेल बर्मा भेज दिया गया। लगभग 2 वर्ष की कैद में उनके शरीर को तोड़ दिया, लेकिन उनके संकल्प को और भी प्रचंड कर दिया। 1927 में रिहा होने के बाद सुभाष तेजी से उभरे। वे कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य बने और 1928 में मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट और साइमन कमीशन बायकॉट जैसे राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई। यही वह दौर था जब सुभाष और जवाहरलाल नेहरू मिलकर इंडिपेंडेंस की मांग को और मुखर करने लगे। 1930 के दशक में बोस का कद इतना बढ़ गया कि 1938 में उन्हें हरिपुरा सेशन में कांग्रेस प्रेसिडेंट चुना गया। उनके नेतृत्व में कांग्रेस ने इंडस्ट्रियलाइजेशन, प्लानिंग और कंप्लीट इंडिपेंडेंस जैसे मुद्दों पर जोर दिया। यह वही समय था जब उन्होंने नेशनल प्लानिंग कमेटी का गठन किया ताकि आज़ाद भारत के लिए एक संगठित आर्थिक नींव रखी जा सके। लेकिन सुभाष की विचारधारा महात्मा गांधी से काफ़ी भिन्न थी।
जहां गांधी नॉन वायलेंस और ग्रेजुअल रिफॉर्म में विश्वास रखते थे, वहीं बोस का मानना था कि आर्म्ड स्ट्रगल और रेडिकल एक्शन ही भारत को जल्दी आज़ादी दिला सकते हैं। इस आइडियोलॉजिकल क्लैश का नतीजा 1939 में त्रिपुरा सेशन में सामने आया, जब सुभाष दोबारा कांग्रेस प्रेसिडेंट बने, लेकिन गांधी समर्थित धड़े से उनका गहरा मतभेद हुआ। आखिर बोस को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। यह बोस की राजनीति का नया मोड़ था। उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। यह संगठन कांग्रेस के भीतर एक नया गुट था, जिसका उद्देश्य था लेफ्टिस्ट यूनिटी और कंप्लीट इंडिपेंडेंस थ्रू रेडिकल मेजर्स। सत्ता की कुर्सी मिली तोड़ने को, गांधी से मतभेद, जनता से जोड़ने को। विचारों का संग्राम था गहरा, आज़ादी का रास्ता सबको था सुनहरा। कभी शब्दों से, कभी क्रांति की आग से, वो आग पड़े हर कठिन दुराग्र से। दिल में एक ही सपना, एक ही पुकार, भारत होगा मुक्त चाहे जो हो भार। 1939 में कांग्रेस से अलग होने के बाद भी सुभाष चंद्र बोस का संघर्ष थमा नहीं। उनका मानना था कि भारत को आज़ाद कराने के लिए इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स का इस्तेमाल करना होगा, और यही सोच उन्हें ले गई उस राह पर जो उन्हें भारत के सबसे कॉन्ट्रोवर्शियल येट कैरिस्मेटिक फ्रीडम फाइटर बना देती है। 1941 में बोस को ब्रिटिश नज़रबंदी से निकलकर जर्मनी पहुंचना पड़ा। यह एक ग्रेट एस्केप था। वे रात में घर से निकले, कई भेष बदलते हुए पहुंचे पेशावर और वहां से सोवियत यूनियन होते हुए जर्मनी पहुंचे। यूरोप पहुंचकर उन्होंने एक्सेस पावर, जर्मनी, इटली, जापान से समर्थन मांगा। जर्मनी में उन्होंने फ्री इंडिया सेंटर और आज़ाद हिंद रेडियो की स्थापना की। यहाँ से वे भारतीयों को संबोधित करते थे, गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम। उनकी आवाज़ हिंदुस्तान के कोने कोने तक गूंजती और लोगों के दिलों में आग भर देती। लेकिन बोस जानते थे कि असली लड़ाई एशिया में लड़ी जानी है। 1943 में वे जर्मनी से पनडुब्बी और फिर जापानी विमान से होकर जापान पहुंचे। यहीं पर उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि सामने आई, आज़ाद हिंद गवर्नमेंट और इंडियन नेशनल आर्मी INA, जिसे पहले रास बिहारी बोस ने संगठित किया था। नेताजी के नेतृत्व में एक संगठित, अनुशासित और जोशीली सेना बनाई गई। उन्होंने सिंगापुर के प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ फ्री इंडिया अर्जी हुकूमत आज़ाद हिंद की घोषणा की और खुद उसका हेड ऑफ स्टेट, प्राइम मिनिस्टर और वॉर मिनिस्टर बने। जापान ने इस सरकार को मान्यता दी और जल्द ही 10 अन्य देशों ने भी। INA का नारा था, चलो दिल्ली। नेताजी ने अपने सैनिकों से कहा, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। INA ने इम्फाल और कोहिमा की लड़ाइयों में भाग लिया। हालांकि ये लड़ाइयाँ अंततः हार में बदली, लेकिन पहली बार किसी भारतीय सेना ने विदेशी शासन के खिलाफ हथियार उठाकर मार्च किया था। नेताजी का व्यक्तित्व उस समय इतना प्रभावशाली था कि लाखों भारतीय उनके साथ मरने जीने को तैयार हो गए। उनकी यूनिफॉर्म, फेरी स्पीचेस और अनशेकेबल डिटर्मिनेशन ने उन्हें लिविंग लेजेंड बना दिया। लेकिन 1945 में जापान की हार और वर्ल्ड वॉर II के अंत ने बोस की रणनीति को धक्का पहुंचाया। फिर भी उनकी गूंज पूरे भारत में सुनाई दे रही थी। INA के ट्रायल्स, रेड फोर्ट ट्रायल्स 1945 से 1946 ने भारतीयों के दिलों में एंटी ब्रिटिश सेंटीमेंट्स की आग और तेज कर दी। मंजिल थी दिल्ली, कदम थे बेकरार, INA की गूंज से कांपा था हर दरबार। चलो दिल्ली का बिगुल बजा रन में, लहू की सौगंध लिखी गई जीवन में। वो हार कर भी जीत गया इतिहास में, उसका नाम गूंजा हर विश्वास में, क्योंकि उसकी पुकार थी केवल यही, आज़ाद होगा भारत चाहे कीमत हो कोई भी। 1945 दूसरा विश्व युद्ध समाप्ति की ओर था। जापान और जर्मनी की हार ने सुभाष चंद्र बोस की रणनीति को पूरी तरह बदल दिया। उनकी बनाई आज़ाद हिंद गवर्नमेंट और INA के सपने टूटने लगे। लेकिन नेताजी बोस ने हार मानना स्वीकार नहीं किया। वे नई रणनीति बनाने के लिए दक्षिण पूर्व एशिया से निकलकर सोवियत यूनियन जाना चाहते थे, क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि सोवियत शक्तियां ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ उनका साथ देंगी। और यहीं से शुरू होती है बोस के जीवन की सबसे बड़ी मिस्ट्री। 18 अगस्त 1945 को खबर आई कि ताइवान, तब फॉर्मोसा में एक विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। बताया गया
कि उस विमान में सुभाष चंद्र बोस भी सवार थे और वे आग में झुलसकर मृत्यु को प्राप्त हो गए। उनका अंतिम संस्कार जापान के ताइहोकू में कर दिया गया। लेकिन क्या यह सच था या यह एक प्लान एस्केप? भारत में लाखों लोग इस खबर को मानने को तैयार नहीं हुए। जनता के बीच यह विश्वास था कि नेताजी अभी जीवित है और किसी दिन लौटकर भारत को आज़ादी दिलाएंगे। उनके गायब होने पर कई थ्योरीज बनी। कुछ ने कहा वे सोवियत जेल में कैद थे, कुछ का मानना था कि वे साधु बनकर भारत में ही रह रहे हैं और कई ने दावा किया कि वे गुप्त रूप से चीन या रूस चले गए। सरकारी जांच आयोग बने, शाहनवाज कमेटी 1956, कोसला कमीशन 1970, मुखर्जी कमीशन 2005, लेकिन आज तक बोस की मौत का रहस्य सुलझ नहीं पाया। नेताजी का जीवन भले ही अचानक खत्म हो गया, लेकिन उनकी लेगेसी अमर हो गई। आईएनए भले युद्ध में हार गई, लेकिन उसके रेड फोर्ट ट्रायल्स 1945 से 1946 ने भारतीयों में एक नया ज्वार पैदा कर दिया। भारतीय नौसेना, वायुसेना और सेना में विद्रोह की चिंगारी फूटने लगी। इतिहासकार मानते हैं कि आईएनए और नेताजी का प्रभाव ने ब्रिटिश हुकूमत को एहसास दिला दिया था कि भारत पर और अधिक समय तक शासन करना असंभव है। नेताजी का सपना था एक ऐसा भारत जहां सोशल जस्टिस, इक्वालिटी और सेल्फ रिलायंस हो, जहां भारत अपनी शक्ति से खड़ा हो और दुनिया के सामने सिर ऊंचा करके चले। गायब हुआ वो इतिहास के पन्नों से, पर जीवित है हर हिंदुस्तानी के सपनों से। वो लौटा नहीं, पर लौटा उसका विचार, जो आज भी देता है संघर्ष का उपहार। मिट गई देह पर नाम अमर है, हर दिल में गूंजता उसका असर है। नेताजी बोस एक रहस्य, एक क्रांति, एक पुकार, जो सदा कहती है आज़ादी है सबसे बड़ा अधिकार। सुभाष चंद्र बोस की अनुपस्थिति के बाद भी उनका सपना जिंदा रहा। इंडियन नेशनल आर्मी आईएनए। ब्रिटिश सरकार ने सोचा कि आईएनए को ट्रेटर साबित करके लोगों के मन से बोस और उनकी सेना की याद मिटा देगी। अक्टूबर 1945 में दिल्ली के रेड फोर्ट में शुरू हुआ इतिहास का सबसे चर्चित मुकदमा आईएनए ट्रायल। पहली बार 3 ऑफिसर्स को अदालत में खड़ा किया गया। शाहनवाज खान, प्रेम सैगल, गुरबख्श सिंह ढिल्लों। उन पर आरोप था ट्रेजन, मर्डर, अबेटमेंट। लेकिन ब्रिटिश सरकार की यह रणनीति उल्टी पड़ी। पूरे देश में गुस्से की लहर दौड़ गई। आईएनए सैनिकों को ट्रेटर्स नहीं बल्कि नेशनल हीरोज माना जाने लगा। कांग्रेस से लेकर मुस्लिम लीग तक हर राजनीतिक पार्टी ने इन ट्रायल्स का विरोध किया। जवाहरलाल नेहरू, भूला भाई देसाई और तेज बहादुर सप्रू जैसे नामी वकील अदालत में आईएनए ऑफिसर्स की पैरवी करने खड़े हो गए। नेहरू ने अपनी वकालत की गाउन पहनकर अदालत में बोस के सैनिकों का बचाव किया। जब यह खबर फैली तो भारत की सड़कों पर मास प्रोटेस्ट शुरू हो गए। लोगों के हाथों में नारे थे, नेताजी जिंदाबाद, आईएनए जिंदाबाद। नौसेना और वायुसेना में भी विद्रोह की चिंगारी फूटने लगी। 1946 का रॉयल इंडियन नेवी म्यूटनी सीधे आईएनए ट्रायल से प्रभावित था। ब्रिटिश सरकार ने समझ लिया कि अब भारत को गुलाम बनाकर रखना असंभव है। आईएनए ट्रायल्स वह बिंदु था जिसने भारत की स्वतंत्रता की उल्टी गिनती शुरू कर दी। लाल किले की दीवारों ने देखा वो मुकदमा जहां गद्दार नहीं बने शहीदों का करिश्मा। जनता की आवाज़ गूंजी गगन में, नेताजी के सिपाही है भारत के जीवन में। वो मुकदमा बना क्रांति की तलवार जिसने हिला दी अंग्रेजी सरकार। आईएनए की गूंज थी इतनी प्रबल कि साम्राज्य का सिंहासन हो गया विफल। अगर आपको ये कहानी इंटरेस्टिंग लगी तो लाइक बटन दबाना मत भूलना और शिक्षा 121 चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आप और भी मज़ेदार इतिहास की कहानियाँ देख सको। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।